दीपिका, शगुन बताओ। नहीं याद? दीक्षा आपको? और किसी को पता है? आकांक्षा? ऐसा कुछ बताया था मैंने क्लास में कि अगर हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बना लिए? 3 बॉन्ड्स, ठीक है, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये अपना पॉजिटिव चार्ज कैसे एलिमिनेट करेगा? अगर हम कोई न्यूक्लियोफाइल लेकर आते हैं, व्हिच इज द नेगेटिव चार्ज, ये इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और इसका ऑक्सीजन का प्लस चार्ज एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है? बताओ। ऑक्सीजन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स दिए तो ऑक्सीजन के बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? 4 बॉन्ड्स। पर ऑक्सीजन कभी भी 4 बॉन्ड्स नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसकी इसके एक प्लस चार्ज होने के बाद भी इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी ऑक्टेट पूरी है। 2s2 2p6 हो चुका, कंप्लीट हो चुकी है ऑक्टेट इसकी। तो इसके बाद ही कोई और बॉन्ड नहीं बना सकता। जब आप वाटर बनाते हो इस तरह से, तो इसमें ऑक्सीजन के पास यहाँ 2 लोन पेयर होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट है। इसकी कल ऑक्टेट बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड करने हैं, लोन पेयर के भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड करने हैं। तो कितना हो गया? 2 4 6 8, है ना। अब अगर मैं इसका बॉन्ड, एक हाइड्रोनियम आयन कैसे बनेगा? इसका H प्लस के साथ बॉन्ड बन जाएगा। ये इसको H प्लस को इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इसके हाइड्रोनियम आयन के 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे इस तरह से कंप्लीट। तो अभी इसके पास ये वाला तो एक लोन पेयर बच जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो चाहे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बट यहाँ पे हम वो ड्रॉ नहीं करते, बट यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अभी भी इसकी ऑक्टेट पूरी है। Yes or no? Because here we have 2, 4, 6 and 8. तो अभी भी इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। और अगर इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी तो इसका मतलब क्या है? 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और 2p जो है वो इसका कंप्लीटली फिल हो चुका। अब इसके पास यहाँ पे कोई भी d ऑर्बिटल्स तो है ही नहीं ना, तो फिर ये एक और एक्स्ट्रा, अगर न्यूक्लियोफाइल में इसको इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे इसके प्लस चार्ज को एलिमिनेट करने के लिए, तो वो कहाँ देगा? इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, कहाँ देगा? फिर ऑक्सीजन का प्लस चार्ज कैसे एलिमिनेट करोगे? ऑक्सीजन के ऊपर डायरेक्ट अटैच नहीं अटैक हो सकता। ऐसा कुछ नहीं किया था क्लास में हमने कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक नहीं करते, वो इसके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करते हैं। इसका प्लस चार्ज कैसे एलिमिनेट हो सकता है? यहाँ पे यू हैव पॉजिटिव चार्ज, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल या कोई भी बेस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, जैसे वो प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले जाते हैं? ऑक्सीजन के पास, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इसमें। ठीक है, H प्लस पे अटैक करेगा तो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होगा। कोई और न्यूक्लियोफाइल या बेस H पॉजिटिव इसका एक्सट्रैक्ट करेगा तो वो फिर वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सीजन के मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं। 3 बॉन्ड्स बनने के बाद अगर उसके ऊपर, जैसे 3 बॉन्ड्स बनने के बाद उस पर प्लस चार्ज आता है, and if in a reaction we wish to eliminate this positive charge, कोई भी एक्सटर्नल स्पीशीज डायरेक्टली ऑक्सीजन पे अटैक नहीं करती। जो उसकी सराउंडिंग स्पीशीज है, हाइड्रोजन है या जो भी ऑक्सीजन के साथ कोई भी सबस्टेंस अटैच होगा उसके ऊपर अटैक करती है और वो अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन के पास छोड़ के जाता है सब्स्टिट्यूएंट, ताकि उसका पॉजिटिव चार्ज एलिमिनेट हो सके। क्लियर हुआ इतना? अब मुझे ये बताओ, ये पता क्लियर है सबको? ये बताओ मुझे यहाँ पे क्या है? ट्राइमिथाइल ऑक्सोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं मिथाइल के साथ। ठीक है, ट्राइमिथाइल ऑक्सोनियम। बाकी ये तो सॉल्ट है, ये पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा है। टेट्राफ्लोरोबोरेट इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, हमारी मेन रिएक्शन यहाँ पे होगी। किसके साथ होगी इसकी रिएक्शन? यहाँ इसके साथ। तो अब इमेजिन कर पा रही हो क्या होगी रिएक्शन? नेगेटिव चार्ज, ये रहा आपका न्यूक्लियोफाइल, वो क्या करता है? ऑक्सीजन के सबस्ट्रेट पे अटैक और वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे छोड़ के जाता है। अब पता लग गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? मिथाइल पे अटैक, और मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे छोड़ के जाएगा। ठीक है ना, तो इस ऐसे जो हमारे पास रिएजेंट है इनको हम नाम देते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज एल्काइलेटिंग एजेंट। इसको यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, इस साइड पे यू हैव मिथाइल
ऑक्सीजन मिथाइल, ठीक है, with a positive charge. Now negative charge is going to attack on methyl और ये, तो ये इस रिएजेंट ने क्या किया, ट्राइमिथाइल ऑक्सोनियम ने एक अल्काइल ग्रुप किसको डोनेट कर दिया, इस सबस्ट्रेट को। इस वजह से इन रिएजेंट्स को हम नाम देते हैं एल्काइलेटिक एजेंट्स, ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एल्काइलेटिक एजेंट्स। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, अब ये चेक करो क्या ये फिशर कार्बीन है ना, इट इज अ फिशर कार्बीन, ठीक है। तो दिस वाज अ 2 स्टेप प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिशर कार्बीन। चलो नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन ऑफ फिशर कार्बीन। चलिए, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होता है, हाँ कार्बोनिल कार्बन, है ना। और जो हमारे पास ये है एस्टर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, अमाइड्स हो गए, इनमें दिस इज आवर एल्डिहाइड ग्रुप एंड ये हमारे पास कीटोन ग्रुप, ठीक है। दूसरे हमारे पास हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है हमारे पास, ठीक है, या हमारे पास यू कैन हैव एनी एस्टर और वी कैन हैव अमाइड्स, ठीक है। ये पता है सबको एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह, ठीक है। हमारे पास एस्टर है, दिस इज अमाइड एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हर केस में हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है दैट इज द कार्बोनिल कार्बन। तो हर केस में यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है। जो हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है दे डिफर इन द रिएक्शन फ्रॉम द ऑल दीज थ्री, व्हाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी लीविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अगर न्यूक्लियोफाइल ने जाके अटैक करना है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे तो क्या ऑप्शन है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और H पॉजिटिव आके इसके साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल जाती है ना, और यहाँ हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH ग्रुप में, तो अल्कोहल्स बन जाएंगे हमारे पास। पर यहाँ डिफरेंस क्या होता है, जब भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है ये पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये दिस नेगेटिव चार्ज विल कम बैक एंड द लिविंग ग्रुप विल बी एलिमिनेटेड, ठीक है। तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो हमारे पास फिशर कार्बीन्स है वो इस टाइप की रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। फिशर कार्बीन्स कैसे बिहेव करते हैं, जैसे हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड्स बिहेव करते हैं, एसिड्स हो गए, अमाइड्स हो गए एंड कीटोन्स हो गए। किस तरह से ऐसे बिहेव करेंगे, जैसे अगर हम क्या था, क्रोमियम पेंटा कार्बोनिल का बताया था ना मैं आपको,
ये देखो ऐसी है हमारे पास फिशर कार्बीन्स, यही था क्रोमियम के साथ पेंटा कार्बोनिल, ठीक है। और हमारे पास ये दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच थे, एल्कोक्सी एंड एल्काइल, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। इसका क्रोमियम के ऊपर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक, नेगेटिव चार्ज, अगेन नेगेटिव चार्ज विल कम बैक एंड दिस लिविंग ग्रुप विल बी एलिमिनेटेड, ठीक है। तो OCH3 की जगह हमारे पास क्या लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी किस तरह की रिएक्शंस देते हैं, जैसे हमारे पास एस्टर एंड अमाइड्स रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। कैसे ये आपने तो मेटल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया ना इसको, कार्बन वाले ग्रुप को मैंने। अच्छा एक सेकंड दोबारा ड्रॉ करो। ये ऐसे था, अब ठीक है। ये कार्बन पे अटैक करता है, क्रोमियम पे, तो वो न्यूक्लियोफाइल है, दिस विल अटैक ओवर हियर, नेगेटिव चार्ज कम्स बैक एंड दिस विल बी एलिमिनेटेड, ठीक है। वहां पे कार्बन कार्बन की ड्रॉ की थी, ठीक है। तो मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ, ठीक है, उसे कंप्लीट करो, क्या प्रोडक्ट बनेगा उसमें। ऐसी रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई ना, ठीक है। और अटैक कौन सा कर रहा है रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका पता लग गया रिएक्शन का, कौन सी रिएक्शन होगी ये, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल कौन सा इसमें, नाइट्रोजन, अमीन ग्रुप है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन एंड लीविंग ग्रुप विल बी एलिमिनेटेड, ठीक है। 5 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, देखो ये बन रहा है। नेक्स्ट लिखो प्रेपरेशन ऑफ, नोट कर लिया ये आकांक्षा, लिखो प्रेपरेशन ऑफ श्रॉक कार्बीन्स, प्रेपरेशन ऑफ श्रॉक कार्बीन्स। टेंटालम कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, वेनेडियम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, 5। अब मुझे बताओ कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी होगी, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टैंटलम,
फॉर्मल चार्ज सीपी रिंग पे कितना होता है? -5 -1। इस पे -1, इस पे -1। एल्काइल पे क्या होता है? -1। तो कितनी आ गई एक्स की वैल्यू? +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5 है। और अगर मैं पूछूंगी टेंटालम पे चार्ज कितना है तो क्या बोलोगे? +5। चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस होता है, ठीक है। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं तो उसमें हम फॉर्मल चार्ज इसका इंक्लूड करते हैं। x प्लस लिगेंड्स कितने हैं? 4 -1 इज इक्वल टू दिस इज द चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स। और जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है वही मेटल का चार्ज होता है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू +1। अब ये जो है दिस इज द चार्ज ऑन मेटल, ठीक है। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स बोल लो या हम इसको बोलते हैं चार्ज ऑन मेटल। पर जो यहाँ से x की वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दोनों चीजों में फर्क है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होता है वो होता है मेटल के ऊपर चार्ज, ठीक है। और लिगेंड्स को इंक्लूड करके जब आप जो होता है x की वैल्यू दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। तो यहाँ टेंटालम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, उसके ऊपर चार्ज कितना है? +1। बेस के साथ ट्रीट करो इसको, देखो क्या बनेगा। लाइक फॉर एग्जांपल यू ट्रीट इट विद सोडियम मिथॉक्साइड। सोडियम मिथॉक्साइड इज अ बेस, ठीक है। सोडियम पे प्लस चार्ज आएगा और मिथॉक्साइड आयन पे नेगेटिव चार्ज। देखो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है वो हम यहाँ शो कर सकते हैं, है ना। अभी बताया कॉम्प्लेक्स ऑन चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्सेस चार्ज ऑन दी मेटल। तो बेस का काम क्या है? प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन करना। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास? मिथाइल ग्रुप के पास। तो यहाँ से बेस क्या करेगा? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? CH2 के पास। तो CH2 पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। तो दिस इज नेगेटिव, हियर यू हैव पॉजिटिव CP रिंग एंड CH3। बस लास्ट में क्या होगा? ये जो नेगेटिव है इसका प्लस के साथ बॉन्ड, ठीक है। तो क्या बन जाएगी हमारे पास? कार्बीन। कल जो हमने एग्जाम्पल किया था स्ट्रॉक कार्बीन्स का, देखो उसके जैसा है ये या नहीं? वहां पे क्या था? टेंटालम के 3 बॉन्ड्स बने हुए थे टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप के साथ। तो वहां से टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप्स पे -1 चार्ज आएगा, है ना। और यहाँ पे -1 चार्ज इधर से आ रहा है और फिर वहां पे डबल बॉन्ड C कार्बीन अटैच थी, ठीक है। लिखवाया क्या था? स्ट्रॉक कार्बीन्स में मेटल कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जो हमने स्ट्रॉक कार्बीन बनाई है इसमें है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसे पता लगेगा? टेंटालम के ऑक्सीडेशन स्टेट से, है ना। यहाँ पे क्या आ रही है? +5। तो इट इज प्रेजेंट इन इट्स मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। +5 में प्रेजेंट है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रॉक कार्बीन। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉक कार्बीन। फॉस्फोनियम या लाइट्स का नाम सुना है? विटिक रिएजेंट होता है। क्या काम होता है उनका? कार्बोनिल ग्रुप्स को एल्कीन्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ऐसा ही काम किसका होगा? स्ट्रॉक कार्बीन। एक एग्जांपल है स्ट्रॉक कार्बीन की, दैट इज टेबेज रिएजेंट। ये नाम सुना है? ठीक है। तो टेबेज रिएजेंट इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रॉक कार्बीन, ठीक है। दिस इज द टेबेज रिएजेंट आल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रॉक कार्बीन, ठीक है। अब हमारे पास देखो सबसे पहले हम विटिक रिएजेंट का काम समझते हैं। विटिक रिएजेंट क्या होता है? इस तरह से कुछ होता है हमारे पास विटिक रिएजेंट। सॉरी डबल टैप। ये ऑर्गेनिक में पढ़ते हो ना आप इस तरह से,
विटिक रिएजेंट, ठीक है। ऐसा सा कुछ होता है जिसमें फास्फोरस का डबल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ, ठीक है। जैसे हमने कोई एल्डिहाइड ग्रुप लिया, ये हमारे पास RCHO ये ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं इंट्रामोलिकुलर 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये बॉन्ड्स यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन जाएगी, ठीक है। और ये कैसे बनेगी, फास्फोरस CH2 देन CH R ग्रुप देन ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सा फॉस्फेटेन रिंग, ठीक है। ऑक्सा फ्रॉम फॉर द ऑक्सीजन और फास्फोरस से फॉस्फेटेन रिंग, ऑक्सा फॉस्फेटेन रिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। बस जैसे अभी हमने रिंग को क्लोज किया, अब क्या करेंगे, रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी। बट रिंग ओपनिंग रिएक्शन इस तरह से होगी कि अब हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो किसके पास चला जाएगा, फास्फोरस के पास। ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप था, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, उसका ऑक्सीजन किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, फास्फोरस के पास। और ये वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर चले जाएंगे, कार्बन के पास, ठीक है। ये कार्बन तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, एक तो फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या बन गई एल्कीन, ठीक है। तो ये हमारे पास काम होता है फॉस्फोनियम, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस रिएजेंट इज कॉल्ड एज विटिक रिएजेंट, या इसको हम बोलते हैं फॉस्फोनियम येलाइट, ठीक है। विटिक रिएजेंट और फॉस्फोनियम येलाइट, बट ये स्ट्रॉक कार्बिन नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट स्ट्रॉक कार्बिन, दिस इज स्ट्रॉक कार्बिन टेबेज रिएजेंट। अभी मैंने बस आपको फंक्शन बताया कि फॉस्फोनियम येलाइट कैसे काम करते हैं, ठीक है। लिखो इसके लिए विटिक रिएजेंट और फॉस्फोनियम येलाइट्स, विटिक रिएजेंट और फॉस्फोनियम येलाइट्स convert aldehydes and ketones, convert aldehydes and ketones into alkenes, to alkenes, ठीक है। तो अब जो टेबेज रिएजेंट है वो उसका काम भी इसके जैसा ही है, ठीक है, फॉस्फोनियम येलाइट्स जैसा। बट डिफरेंस क्या है, जो हमारे पास फॉस्फोनियम येलाइट्स हैं वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स को ही एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इसके अलावा कोई और ग्रुप्स आते हैं जैसे एस्टर, अमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लेक्टोन्स या लैक्टोन्स, इन सबको वो एल्कीन्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एल्डिहाइड के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। यही वाला हमें तो बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ यही वाला बॉन्ड चाहिए ना, हम रिएक्शन में कर क्या रहे हैं, सिर्फ इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करके इसकी जगह डबल बॉन्ड CH2 क्रिएट कर रहे हैं, तभी एल्कीन बन रही है हमारे पास। तो अगर मैं एसिड की बात करूं उसमें भी यहाँ पे होगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, अमाइड्स में भी होगा, एस्टर्स में भी होगा, पर जो हमारे पास विटिक रिएजेंट है फॉस्फोनियम येलाइट है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को ही एल्कीन्स में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अगर उसकी जगह हमारे पास कोई और कंपाउंड्स आते हैं, लेक्टोन्स क्या होते हैं, साइक्लिक एस्टर, एस्टर क्या है हमारे पास RC डबल बॉन्ड O R। अब इस R ग्रुप अगर इसके साथ अटैच हो इस तरह से, तो ये क्या हो गया आपके पास साइक्लिक एस्टर, इसको हम लैक्टोन्स बोलते हैं। लैक्टम क्या होते हैं, साइक्लिक अमाइड्स, ठीक है। तो दिस इज NH2, राइट। तो ये क्या है हमारे पास अमाइड, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पे H की जगह R ग्रुप और वो इसके साथ फर्दर अटैच, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव CH2
ये, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है तो अमाइड ही है पर साइक्लिक है, दैट इज कॉल्ड एज लैक्टम। ऐसे ही साइक्लिक एस्टर को हम क्या बोलेंगे, लैक्टोन्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड सबको कन्वर्टर्स, जो टेपेज रिएजेंट है उसके लिए चाहे एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन्स हो, लैक्टोन्स हो, लैक्टम्स हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, वो सबको एल्कीन्स में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। लिख लो इसको, टेपेज रिएजेंट, टेपेज रिएजेंट works like, Tabbe's reagent works like, किसके जैसे वर्क करता है, Wittig reagent, Wittig reagent, but it converts all, but it converts all aldehydes, ketones, aldehydes, ketones, carboxylic acids, amide, ester, lactones, and lactones and lactams into what, alkenes, into alkenes, ठीक है। तो वो कैसे करेगा कन्वर्ट, जैसे मान लो यू हैव दिस कार्बोक्सिलिक एसिड आर, इस तरह से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, टेबेज रिएजेंट क्या था हमारे पास, टाइटेनियम के साथ सीपी रिंग अटैच्ड, ठीक है, साथ में डबल बॉन्ड CH2, बिल्कुल वैसे ही है जैसे विटिग रिएजेंट का क्या था। सबसे पहले क्या होगा, 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस वहां पे ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ अटैच करते थे, यहाँ ऑक्सीजन किसके साथ अटैच करेंगे, टाइटेनियम के साथ, तो यहाँ हमारे पास 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी इस तरह से। नोट करते रहो साथ साथ में। और लास्ट रिएक्शन में क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप सॉरी, बस यहाँ से एल्कीन बन जाएगा। अब ऑक्सीजन किसके साथ, टाइटेनियम के साथ, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा RCOH डबल बॉन्ड CH2। इसमें फोटोमेरिज्म यूज, ठीक है। तो ये एक पहली रिएक्शन थी स्टॉफ कार्बीन्स की। नेक्स्ट लिखो इंसर्शन रिएक्शंस, इंसर्शन रिएक्शन। देखो इंसर्शन रिएक्शन बहुत इजी है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्सेन गिवन है, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 टाइप के बॉन्ड्स है, एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड और दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन सा वीक होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर। अगर हम इस सबस्ट्रेट की रिएक्शन किसी कार्बीन के साथ करते हैं, इज दिस कार्बीन, यस, है ना। कार्बीन्स क्या होते हैं, दे आर न्यूट्रल डाइवेलेंट स्पीशीज, है ना, हैविंग सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वही है हमारे पास, कार्बीन्स क्या करते हैं, इंसर्ट कर जाते हैं इन द वीक बॉन्ड्स। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको ब्रेक कर दो यहाँ से, ठीक है। और इसको ब्रेक करने के बाद इसके अंदर क्या करना है, इस बॉन्ड के बीच में हमने इंसर्ट कर देना है किसको, ये था कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो उसके बीच में हमने क्या किया, CH2 को इंसर्ट कर दिया इस तरह से। बेसिकली ये रिएक्शन कैसे होती है, देखो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड हम होमोलिटिक लीव करेंगे, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी, ये जो कार्बन है, जैसे ट्रिपलेट कार्बीन्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, है ना। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर कर लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ये वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कर लेगा। तो बेसिकली दिस विल बिकम लाइक दिस, ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं, डॉट कर दो इसको, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, फिर कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन,
समझ आया? ठीक है, तो इस तरह से वो उसमें इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, बेसिकली जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। देखो, जैसे हमारे पास CH2 है, कार्बन फैमिली में टिन भी आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, देन टिन। तो जैसे कार्बन है वैसे ही यहाँ पे हमने टिन है, दैट इज कार्बन इज आल्सो डाइवेलेंट, टिन इज आल्सो डाइवेलेंट। तो टिन डाइक्लोराइड विल बिहेव एज कार्बीन इन सर्टेन रिएक्शंस। ठीक है, जैसे CH2 है वैसे ही टिन के भी दो बॉन्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे SnCl2 इट बिहेव्स एज कार्बीन। तो जैसे कार्बीन इंसर्शन रिएक्शंस देते हैं वैसे हो सकते हैं, या सिलिकॉन गिवन हो, सिलिकॉन H2 गिवन हो। ठीक है, कार्बन फैमिली का कोई भी मेंबर, ठीक है, डाइवेलेंट फॉर्म में अगर गिवन होगा तो वो कार्बीन जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे मतलब हमारे पास सिलिकॉन H2 हो सकता है, सिलिकॉन फिनाइल ट्वाइस हो सकता है। ठीक है, और यू कैन हैव जर्मेनियम CH3 ट्वाइस। ये सारे क्या है, सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है, कार्बन फैमिली का, है ना, और साथ में कैसे है, डाइवेलेंट है, तो ये कार्बीन जैसा बिहेव करेंगे। जैसी रिएक्शन कार्बीन देती है वैसी रिएक्शंस देंगे। ठीक है, तो कार्बीन्स कैसी रिएक्शंस देती हैं, दे शो इंसर्शन रिएक्शंस। ठीक है, अब इंसर्शन किसमें बताया मैंने, किसमें इंसर्ट होते हैं, वीक बॉन्ड्स के अंदर इंसर्ट होते हैं। ठीक है, तो बस आपको क्या करना होता है, जो आपका मेन सबस्ट्रेट होगा उसमें वीक बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इस सबस्ट्रेट में वीक बॉन्ड्स कौन से हैं, या दो टाइप के बॉन्ड्स है, एक तो टर्मिनल बॉन्ड है और दूसरे ब्रिज बॉन्ड्स हैं। तो कौन से वीक होंगे, टर्मिनल वीक होंगे। हाँ, ब्रिजिंग बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड्स। क्यों वीक क्यों है ये, यहाँ पे कौन सा कार्बन है, ठीक है, इसके ट्रिपल बॉन्ड, क्या बचा इसके पास, सिर्फ यहाँ पे एक लोन पेयर बचा। ठीक है, तो वो किसके साथ करता था, पहले टर्मिनल तो ऐसे हो जाता था। ठीक है, कि कार्बन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स आयरन को दिए, तो ये बॉन्ड कैसे होगा, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसी आयरन को जाएंगे तो ये कैसी बॉन्डिंग होगी, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नहीं हो जाएगी। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, कंप्लीट 1 आएगा। पर अगर अब हमारे पास कार्बोनिल है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसके साथ भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट और इसकी तरफ भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट। इन शॉर्ट हमने ऐसे पढ़ा था कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं, कभी इस आयरन के साथ होंगे कभी इस आयरन के साथ होंगे। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, हाँ हाँ 0.5, हाफ। तो इसका इसके साथ भी हाफ बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है और इसके साथ भी हाफ बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारे ब्रिजिंग बॉन्ड्स होते हैं जहां पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, या जिस तरह से यहाँ हो रही है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हाफ आ रहा है, तो वो बॉन्ड्स वीक होते हैं। ये किया था हमने क्लास में जब आपने मेरे साथ कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिस्कस की थी। ठीक है, तब हमने किया था कि ब्रिज वाले जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है, टर्मिनल वाले की ज्यादा होती है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वीक बॉन्ड कौन सा होता है, ब्रिजिंग बॉन्ड्स आर द वीकर बॉन्ड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो वीकर बॉन्ड है उसको आपको ब्रेक करना है। जैसे ये हमारे पास यहाँ से ब्रेक हो गया और एक यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक है, पहले इसका बनाओ, क्या बनेगा प्रोडक्ट, सिर्फ वीक बॉन्ड्स को ब्रेक करो और उसका प्रोडक्ट बनाओ। ये बन जाएगा एक ब्रिजिंग बॉन्ड को ब्रेक करके एक कार्बोनिल इस आयरन के साथ और एक कार्बोनिल दूसरे आयरन के साथ। ठीक है, अब मेटल मेटल बॉन्ड्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, मत बोलना स्ट्रॉन्ग, वो भी वीक होते हैं। ठीक है, मेटल मेटल बॉन्ड्स आर वीक। तो फाइनली क्या होगा, SnCl2 इस बॉन्ड के अंदर इंसर्ट हो जाएगा।
ठीक है, इसके अंदर वैसे तो इंसर्ट हो नहीं सकता जब तक ब्रिजिंग पे एटम्स कनेक्टेड है, तो पहले आपको ब्रिज बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे, फिर उसको मेटल मेटल बॉन्ड के अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट बना दोगे उसका, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक, टिन को इसके अंदर इंसर्ट कर दो बस। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। कर लिया नोट? ठीक है, तो यहाँ पे बस हमारे फिशर और स्ट्रॉक कार्बिंग्स खत्म हो गए। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, मेरे को आंसर देना, सिर्फ फिशर या स्ट्रॉक ही बताना है। ठीक है, तो विच कार्बिंग बिहेव्स लाइक विटिक रिएजेंट? फिशर और स्ट्रॉक? स्ट्रॉक। कार्बिंग, कार्बन इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। किसकी, किस कार्बिंग की कार्बिन कार्बन न्यूक्लियोफिलिक होती है, फिशर और स्ट्रॉक? बताओ। स्ट्रॉक। ठीक है, स्ट्रॉक की एक ही पॉइंट याद रखा करो, सिर्फ फिशर के याद रख लो, उसका ऑपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉक का। ठीक है, दूसरा बताओ, विच वन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स? किसकी सिंथेसिस हमने मेटल कार्बोनिल से पढ़ी है? फिशर। क्या था ना, मेटल हेक्सा कार्बोनिल, तो विच वन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेक्सा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज फिशर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, which carbene has electron rich metal center? फिशर का। फिशर का, उसके साथ तभी हमने क्या अटैच किए थे, पाई एक्सेप्टर लीकेज। ठीक है, तो उसका मेटल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, किसका रोटेशनल बैरियर हाई है? स्ट्रॉक। मेटल जो फिशर कार्बिन है उसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ना, वहां पे OCH3 अटैच था, तो उसका डबल बॉन्ड ब्रेक, तो उसका रोटेशनल बैरियर कम, तो स्ट्रॉक का रोटेशनल बैरियर ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, किस कौन से कार्बिन्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे नहीं करते? स्ट्रॉक। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। बाकी नेक्स्ट लिखो, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी in organometallic compounds. Proton NMR spectroscopy in organometallic compounds. NMR वैसे क्लास में स्टार्ट नहीं हुआ ना कभी? चलो थोड़ा सा हम NMR के बारे में, मैंने क्लास में बताया था पहले NMR के बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो हमने प्रोटॉन NMR में स्टडी करने की कितने, हम बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कॉन्सेप्ट में, जितना OMC में रिक्वायर्ड है उतना मैं आपको बताऊंगी, बाकी का आप डिटेल में ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। ठीक है, तो NMR के अंदर सबसे पहले तो आता है हमारे पास क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स आते हैं प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा में, दैट इज इक्वल टू दी, क्या होगा, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जितने टाइप्स के हाइड्रोजन होंगे उतना हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल आएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास मिथेन है, उसमें कितने नंबर है हाइड्रोजन के? मिथेन में टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन, पर ये सारे के सारे आपस में सेम है। ठीक है, तो अगर हम इस पे पूछे कि इसमें नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स कितना आएगा, तो दैट विल बी 1। और अगर हम यहाँ पे CH3, एक हाइड्रोजन को CH3 ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दे यहाँ पे, ठीक है, तो अब टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। अभी भी टाइप्स कितने हैं? 1, क्योंकि जैसे ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड हैं, इनका कार्बन आगे कार्बन के साथ अटैच्ड है, वैसे ही तो ये हाइड्रोजन है केमिकली इक्विवेलेंट है कि ये तीनों हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ अटैच्ड है, व्हिच इज फर्दर अटैच्ड विद अनदर कार्बन, तो ऑल ऑफ देम दे आर सेम, अगेन देयर विल बी वन सिग्नल। पर अगर हम CH3 CH2 CH3 करते हैं, तो अब क्या है, ये वाले 3 और ये वाले 3 हाइड्रोजन ये आपस में सेम है, तो इसके लिए हमारे पास एक सिग्नल आएगा। पर ये वाले जो हाइड्रोजन है ये डिफरेंट टाइप के हैं, है ना, तो इसके लिए हमारे पास 1 सिग्नल। तो जितने टाइप के हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ सिग्नल्स मिलते हैं हमें। ठीक है, yes.
दूसरा हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, these are all called as the parameters of NMR. Like one parameter which we have to learn is the number of signals. Second हमारे पास होता है position of signal. ठीक है, कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो सिग्नल है वो कौन सी पोजीशन पे आएगा. तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा NMR के ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, तो NMR का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है. ठीक है, इसमें जो एक्स एक्सिस का ये जो आपका वाई एक्सिस है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, और जो एक्स एक्सिस होती है वहां पे हमारे पास होता है केमिकल शिफ्ट जिसके यूनिट्स होते हैं डेल्टा में, और इसकी वैल्यू होती है फ्रॉम 0 to 12 पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, 0 से 12 पार्ट्स पर मिलियन. अब हमने बोला कि जैसे अगर हम बात करें प्रोपेन का, तो इसमें दो सिग्नल है हमारे पास, है ना, दो सिग्नल्स होंगे. हो सकता है कि एक तो जैसे मान लो इसको मैं ए बोल रही हूँ और इसको मैं बी बोल रही हूँ. ठीक है, तो जितने एक होता है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, जितने नंबर ज्यादा होगा हाइड्रोजन्स का उतना सिग्नल आपका इंटेंस होगा. ठीक है ना, तो जैसे मान लो ये वाला जो सिग्नल आएगा विच इज बिकॉज ऑफ दीज हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन्स की वजह से आएगा, तो इसकी जो हमारे पास इंटेंसिटी होगी दैट विल बी हाई. ठीक है, और इसकी जो इंटेंसिटी होगी दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली 2 हाइड्रोजन, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम. ठीक है, तो ये होता है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल. नंबर ऑफ सिग्नल किस पे डिपेंड करता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, देन इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सिग्नल. ठीक है ना, सॉरी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ सिग्नल, दैट इज योर थर्ड पैरामीटर. की पोजीशन क्या होगी, कि वो हमारा 0 के पास लाई करेगा या आगे फर्दर 12 पार्ट्स पर मिलियन की तरफ लाई करेगा. ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ हमें. अब हमें क्या चेक करना है कि पोजीशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, तो दैट विल डिपेंड ऑन द सबस्टेंस व्हिच आर अटैच्ड ऑन द कार्बन. ठीक है, ये देखो हमारे पास क्या है, जैसे मान लो यू हैव दिस, क्या ये सारे हाइड्रोजन सेम है. पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में आपको कितने सिग्नल मिलेंगे, 2 सिग्नल्स मिलेंगे. ये तीनों हाइड्रोजन हमारे पास सेम है, ऑल ऑफ देम दे आर सेम, तो इसका आप बोल रहे हो सिग्नल ए. और ये 2 हाइड्रोजन आपस में सेम है, दिस इज सिग्नल बी. ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्नल पता लग गए, 2 होंगे. इंटेंसिटी भी पता लग जाएगी आपको. इंटेंसिटी क्या आएगी, ए इज टू बी की इंटेंसिटी क्या है, 3:2. तो जो इंटेंसिटी है वो कैसे वेरी करेगी, 3:2. ए का सिग्नल जो है वो ज्यादा इंटेंस होगा. तो नंबर पता लग गया, इंटेंसिटी पता लगी. अब हमें क्या देखना है कि कौन सा सिग्नल 0 के पास आएगा और कौन सा सिग्नल 0 से दूर जाएगा. ठीक है, तो दिस इज 0 एंड दिस इज 12 पार्ट्स पर मिलियन. तो वो देखना है ऐसे प्रोटॉन्स जिनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जाती है उनको हम बोलते हैं डी-शील्डेड प्रोटॉन्स. क्या बोलते हैं, डी-शील्डेड प्रोटॉन्स. इनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर कैसे जा रही है, यहाँ कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है, फ्लोरीन विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ, एंड फर्दर कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ. तो ऐसे हाइड्रोजन जिनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, डी-शील्डेड प्रोटॉन्स. और उसके कंपैरिजन में यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर नहीं जा रही है ना. या आप ऐसे करो, इसको ना एक सेकेंड, इसको ना यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप अटैच कर देना, लाइक फॉर एग्जांपल CH3 से नंबर ऑफ सिग्नल इंक्रीज हो जाएंगे, इसलिए मैं ड्रॉप कर रही हूँ. यहाँ पे OR कर देना, पर यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं आएगी. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की एग्जांपल कोई जिस पे लोन पेयर ना हो, R ग्रुप भी कर दो, चलो CH3 कर दो. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल्स अभी फिर आपके पास 3 हो जाएंगे क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन अलग हो गए, पर इसको अभी मत इंक्लूड करो. ठीक है, अभी हम सिर्फ पैरामीटर डिस्कस करेंगे पोजीशन का. तो ये क्या करेगा, अल्काइल ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा इन हाइड्रोजन्स पे. ऐसे हाइड्रोजन्स को हम क्या बोलते हैं, शील्डेड हाइड्रोजन्स. तो हमारे पास रीजन क्या है वो आप ऑर्गेनिक में पढ़ना, बट अभी के लिए याद रख लो कि जो डी शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं उनका सिग्नल इस साइड पे आता है 0 से दूर. ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है, डी शील्डेड जोन.
ठीक है, और 0 के पास हमारा कौन सा रीजन होता है, शील्डेड जोन। फाइन, तो दैट मीन्स हमारे पास ए का सिग्नल कहाँ आएगा, समवॉट हियर, ओके, एंड बी का सिग्नल कहाँ आएगा हमारे पास, अब मैं सेम इंटेंसिटी का बना रही हूँ, 2:2 का हो जाएगा ना वो, ठीक है, A:B अब 2:2 का हो जाएगा। समझ आ भी रहा है या नहीं, पक्का। तो ये बहुत हमने ब्रीफली डिस्कस किया है, इनके हर एक कॉन्सेप्ट के ये बहुत सारे रीजंस हैं, वो सब आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। सिग्नल क्यों आता है, उसकी पोजीशन यहीं पे क्यों आती है, शील्डेड वाले की इस साइड पे क्यों आती है 12th के पास, ठीक है, वो सब आप वहां पढ़ोगे। बट अभी के लिए जस्ट रिमेंबर 3 थिंग्स, नंबर ऑफ सिग्नल डिपेंड्स ऑन number of types of hydrogen, it depends on types of hydrogen, है ना, intensity of the signal depends on number of the hydrogens and position depends on shielding and de-shielding zone। इलेक्ट्रॉन withdrawing substituent अटैच होगा तो हाइड्रोजन कैसे होते हैं, de-shielded, और उनका सिग्नल कहाँ आता है 12 ppm के पास, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स के साथ अटैच होते हैं वो हाइड्रोजन शील्डेड होते हैं, उनका सिग्नल कहाँ आता है 0 ppm के पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास जब कार्बन के साथ कभी भी कोई हाइड्रोजन अटैच होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन की या हाइड्रोजन की, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हमेशा वो थोड़ा बहुत क्या होता है, डी-शील्डेड जोन में लाई करता है। जब हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं उसमें हमारे पास कार्बन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, मेटल, इस तरह से। तो यहाँ पे ना उल्टा हो जाता है, जैसे ये हमारी ऑर्गेनिक है और ये हमारा ऑर्गेनोमेटालिक्स है, ठीक है। ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच होते हैं तो वो थोड़े से डी-शील्डिंग जोन में होते हैं, तो हमेशा हम रेंज 0 से 12 की रखते हैं, ठीक है ना, 0 से पीछे नहीं जाते। पर जो हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक्स है उसमें कार्बन की जगह मेटल अटैच होता है, मेटल इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, तो उसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन शील्डेड जोन में लाई करते हैं, और इतने ज्यादा शील्डेड जोन में लाई करते हैं कि जो आपके पास वैल्यू है वो 0 से पीछे चली जाती है, ठीक है। देखो 0 से इस साइड पे क्या आ रहा है हमारा, डी शील्डिंग जोन, तो 0 से उस साइड पे क्या आएगा, हाईली शील्डेड जोन, ठीक है ना, दैट इज हाईली। ये कभी नहीं देखा होगा अभी तक, जितना भी एनएमआर देखा होगा आपने 0 से 12 का ही देखा होगा, है ना, बट इन फैक्ट हमारे पास क्या होता है, दिस इज योर 0, देन यू गो अप टिल -400 पार्ट्स पर मिलियन, इतने हाईली शील्डेड प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, तो वो उस साइड पे लाई करेंगे। तो ये ऑर्गेनोमेटालिक स्पेक्ट्रा का सबसे ज्यादा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखाएगा कि देयर इज अ सिग्नल इन प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी एट -10 पार्ट्स पर मिलियन, तो वहां से आपको -10 देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो मेटल के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है, वो कार्बन के साथ अटैच नहीं होगा। अगर वहां आ रहा है +10 पार्ट्स पर मिलियन, तो दैट मींस अभी ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ अटैच होगा या किसी और ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है, बट मेटल के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। इतना नोट कर लो और फिर वहां पे एक स्टेटमेंट लिख देना दैट इन ऑर्गेनोमेटालिक्स हाइड्रोजन्स अटैच्ड विद मेटल, in organometallics hydrogen attached with metal lie in highly shielded zone, they lie in highly shielded zone that is below 0 part per billion, that is below 0 parts per million, ठीक है। ये रब कर दूं, ये रब कर दूं इनका, कहां तक लिखा, हाईली शील्डेड जोन दैट इज बिलो 0 पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज बिलो 0 पार्ट्स पर मिलियन, 0 ppm, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल we have this particular complex, वैल्यू याद नहीं करनी है, मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रही हूँ पर आपने वैल्यू याद करनी नहीं है, ठीक है। इसमें आपके पास केमिकल शिफ्ट का साइन क्या होता है, डेल्टा,
ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू हमारे पास होती है -11.1 पार्ट्स पर मिलियन। नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे यहाँ पे? पक्का 1 होंगे? 1 ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास -11.1 पे एक सिग्नल मिल रहा है, पर माइनस पे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच्ड है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ, वी हैव दिस हाइड्रोजन, 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके पास, ठीक है, प्लस और एक पे यहाँ पे हमारे पास माइनस। कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा शील्डेड है? ऑर्डर ऑफ शील्डिंग बताओ। थर्ड। यहाँ पे मेटल के ऊपर चार्ज क्या है? प्लस। ये क्या है? 0। और यहाँ पे चार्ज क्या है? माइनस। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा होगा? नेगेटिवली चार्ज। वो सब उसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की। तो इस केस में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा शील्डेड हो जाएगा, हाईली शील्डेड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी आएगी एनएमआर में? बताओ। थर्ड की। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास इस तरह से हाइड्रोजन अटैच्ड है, दिस इज एट योर टर्मिनल पोजीशन, हाइड्रोजन ब्रिजिंग पोजीशन पे आ सकता है? यस और नो? एलएन क्या लिख रही हूं मैं? लिगेंड्स है, एंसिलरी लिगेंड्स है, ठीक है, जो डायरेक्ट रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। बताओ, हाइड्रोजन आ सकते हैं टर्मिनल पोजीशन पे, सॉरी ब्रिजिंग पे? कैसे किया था ना? ब्रिजिंग पोजीशन पे 2 तरह के लिगेंड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो क्लोरीन के पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो वहां वो तो मेटल के साथ ब्रिजिंग पे आ ही सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी क्या कर सकते हैं? ब्रिजिंग पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकते हैं। जिन्होंने लेक्चर नहीं लगाया वो देखना ओएमसी के स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स, ठीक है। तो ये ब्रिजिंग पोजीशन पे आ सकते हैं। अब बताओ इनमें से सबसे ज्यादा डीशील्डेड कौन सा होगा? सबसे ज्यादा डीशील्डेड कौन सा होगा इनमें से? हाँ, टर्मिनल या म्यू3 ब्रिज्ड? म्यू3 ब्रिज्ड। बताओ म्यू3 ब्रिज कैसे हो जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन 3 मेटल के साथ अटैच्ड है। मेटल कैसे है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये मेटल भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये मेटल भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये भी। तो ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है? शील्डेड में जा रहा है। तो सबसे ज्यादा डी शील्डेड कौन सा है? ये वाला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू किसकी आएगी? थर्ड वन, ठीक है, द मोस्ट शील्डेड वन। एनकैप्सुलेशन बताया था क्या होता है? असाइनमेंट डिस्कस की थी जिस दिन, एनकैप्सुलेशन बताया था। क्या होता है एनकैप्सुलेशन? कैविटी के अंदर जब हमारा हाइड्रोजन या कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है मेटल के हमारे पास इस तरह से, तो यहाँ हमारे पास एक कैविटी बनती है सेंटर में। ये कैविटी है, यहाँ पे कोई मेटल आ सकता है, ठीक है। तो हमें देख के ऐसा लगता है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का कहीं पर भी बॉन्ड नहीं बन रहा मेटल के साथ। हाइड्रोजन क्या है? सिर्फ उस कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसा देख के हमें लगता है कि इसकी सराउंडिंग में बहुत सारे मेटल्स हैं, ठीक है, तो ये शील्डिंग जोन में आएगा। पर एक्चुअल में क्या होता है, जो एनकैप्सुलेटेड हाइड्रोजन होते हैं दे आर हाईली डीशील्डेड, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। बाय चांस अभी तक तो एग्जाम में नहीं आया, पर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल और हाइड्रोजन का कहीं में भी डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनता, वो सिर्फ उसकी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज अ वेरी डीशील्डेड जोन, ओके। तो ये हाईली डीशील्डेड जोन होते हैं। टाइम कितना होगा? चलो मैं कॉम्प्लेक्स ड्रॉ कर रही हूँ, आप मुझे इसका बताओ कि प्रोटॉन एनएमआर में वैल्यू किस प्लस में होगा या नेगेटिव में होगा?
बताओ, पहले तो ये बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन पता है कहाँ प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग के ऊपर। तो एनएमआर में इसकी वैल्यू क्या कहते हैं, एनएमआर में इसकी पीक्स आ सकती हैं। जिस कंपाउंड में प्रोटॉन ही नहीं होगा ना, उसकी कभी भी प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पीक नहीं आएगी। तो अगर प्रोटॉन प्रेजेंट है तभी एनएमआर में पीक्स आती है। ओके, तो इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पीक्स आएंगी। इस कंपाउंड के लिए कितनी पीक्स आएंगी एनएमआर में? 1। ये 6 हाइड्रोजन आपस में सेम है, ये 6 हाइड्रोजन आपस में सेम है, और फिर ये 6 और ये 6 दोनों आपस में भी सेम है ना, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल द 12 हाइड्रोजन दे आर गोइंग टू गिव यू 1 पीक। और इसी तरह से यहाँ पे भी एक पीक मिलेगी और यहाँ पे भी हमें एक पीक मिलेगी। आप मुझे ये बताओ कि उस पीक की वैल्यू, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? पॉजिटिव। इट इज नॉट अटैच्ड विद मेटल ना, जो आपकी कार्बन है वो मेटल के साथ अटैच्ड है, पर हाइड्रोजन तो किसके साथ अटैच्ड है? कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी? पॉजिटिव में। ठीक है, तो इसकी भी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू प्लस में होगी, इसकी केमिकल शिफ्ट भी प्लस में, और इसकी भी प्लस में। मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू हाई किसकी होगी? फर्स्ट। बाय, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रुथेनियम के ऊपर चार्ज क्या है? 2 पॉजिटिव। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है नेचर में, तो ये क्या करेगा, वैसे तो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ जाती है, तो वैनेडियम के ऊपर चार्ज माइनस है, तो ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। कार्बन फर्दर क्या कर सकता है, हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट, या अगर वो विड्रॉ भी करता है तो वो कम विड्रॉ करेगा क्योंकि उसको रुथेनियम से मिल रही है, सॉरी वैनेडियम से मिल रही है। इस केस में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकता, कार्बन फर्दर हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी शील्डेड। तो ये सबसे ज्यादा डी शील्डेड होगा, एंड दिस विल बी द शील्डेड प्रोटॉन। बस आप ऐसे याद रखो, हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी तो वो शील्डेड होगा, हाइड्रोजन से दूर आएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वो डी शील्डेड होगा। यहाँ पे रुथेनियम पे चार्ज प्लस है, तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करेंगे, है ना, और उधर को डोनेट करेंगे। तो इनकी वैल्यू लिख लो 6.9, इसके 4.2 और इसकी 3.8 पार्ट्स पर मिनट। ओके, रब कर दूं? सीपी रिंग जो है साइक्लोपेंटाडाइईन, कितनी हैप्टिसिटी शो करता है? 1 और 3 और 5। तो आई एम ड्राइंग हियर ईटा 1 सीपी, ठीक है, हैप्टिसिटी 1। आप मुझे बताओ कि इसमें कितने सिग्नल आएंगे। अगर हमारे पास सीपी रिंग मेटल के साथ अटैच्ड है तो सीपी रिंग के प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने सिग्नल आने चाहिए? 2, 1 और 2, पक्का? पहले सब इसको अच्छे से यहाँ के पहले सारे हाइड्रोजन ड्रॉ करो, कितने हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे? मुझे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताओ सीपी में कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4 और 5, 5 है ना। तो ये वाला हाइड्रोजन भूल गए थे, तो ये हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये तो डबल बॉन्ड तो इसके पास है ना, यहाँ पे हमारे पास वैलेंसी इनकम्प्लीट है, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होता है। कितने सिग्नल आएंगे? 3, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का हाइड्रोजन है जो कि उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जिसके साथ मेटल है। फिर उससे दूर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, एंड देन यू हैव हाइड्रोजन 3, राइट। So in the case of eta 1 cyclopentadiene, we get 3 signals in NMR. ठीक है,
हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। इंटेंसिटी रेशियो क्या हो जाएगी? 1:2:2। ठीक है, तो जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारा जो प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है, ठीक है, कि कोई भी रिएक्शन आपको गिवन है, रिएक्शन में ऐसा प्रोडक्ट बना जिसने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में 3 सिग्नल दिए इन द रेशियो ऑफ 1:2:2, तो वहां से दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हो सकता है यहाँ पे सीपी रिंग प्रेजेंट होगी और उसकी हैप्टिसिटी क्या होगी? 1। क्लियर हो गया? चलो, अब ये हमारे पास सीपी रिंग है। अब दूसरा हमारे पास हैप्टिसिटी होती है ईटा 5। ईटा 5 में हमारे पास थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ईटा 5 क्या होता है? मुझे बताओ, मेटल किस किस कौन सी कार्बन के साथ अटैच्ड है? यहाँ सभी के सभी कार्बन के साथ, सबके साथ। बताओ, कंफ्यूज नहीं होना, सभी के साथ अटैच्ड होता है पर कनेक्शंस डिफरेंट होते हैं। कैसे कनेक्शन डिफरेंट होते हैं? ईटा 5 सीपी का मतलब क्या है? ये डबल बॉन्ड, एक तो ये इस कार्बन के साथ कैसे है? डायरेक्टली अटैच्ड है, तो एक तो ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और इन कार्बन के साथ कैसे अटैच्ड है? किस तरह से अटैच्ड है? इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के साथ। तो हमें ऐसे लगेगा कि ये हाइड्रोजन डिफरेंट होना चाहिए, है ना, और ये हाइड्रोजन डिफरेंट होना चाहिए। यस और नो? है ना? तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? कितने सिग्नल्स? देयर शुड बी 2। ये अलग अलग हो जाएंगे ना हाइड्रोजन, समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कार्बन डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच्ड है। ये कार्बन मेटल, ये जो आपका मेटल है वो इन कार्बन के साथ नहीं अटैच्ड बट उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कनेक्टेड है। यहाँ हम सिग्नल एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हमारे पास सिग्नल कितने आएंगे? 2 सिग्नल्स आएंगे। किस इंटेंसिटी रेशियो में आएंगे? 4:1 रेशियो में। पर एक्चुअली में क्या होता है, अगर हम रूम टेम्परेचर, पहले सुन लो, एक्चुअल में अगर हम इसका एनएमआर चेक करते हैं जिसमें ईटा 5 सीपी प्रेजेंट होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे ही, एनएमआर को क्या लगता है, एक्चुअल में तो सेम नहीं है ना, पर रूम टेम्परेचर पे अगर आप एनएमआर इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे और इसका सैंपल का जो आप चेक करोगे तो एनएमआर इंस्ट्रूमेंट को ऐसा लगेगा कि सारे के सारे हाइड्रोजन सेम है और वो सारे हाइड्रोजन के लिए सिर्फ एक ही सिग्नल देगा। ठीक है, तो वो क्यों होता है? ठीक है, और जैसे आप टेम्परेचर कम करते हो, रूम टेम्परेचर पे सैंपल का रिकॉर्ड करोगे इंस्ट्रूमेंट, तो वो आपको ऐसा सिग्नल देगा। पर जैसे ही आप थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से डाउन जाते हो, सैंपल कूल करके चेक करते हो या कंडीशंस जो है वो लो टेम्परेचर की रखते हो, तो फिर वो आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देता है कि ये हाइड्रोजन आपस में अलग अलग है। तो वो टेम्परेचर इफेक्ट है एनएमआर के ऊपर। ठीक है, वो सारा हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। ठीक है, पर अभी इसको नोट करके रखो, रूम टेम्परेचर पे ईटा 5 सीपी के आपको एक ही सिग्नल मिलता है। ठीक है, ठीक है, अभी रहती है आपका एक तो ये वाला थोड़ा सा टॉपिक रहता है, ये भी कल खत्म हो जाएगा। कल आकांक्षा मुझे याद दिलाना, वो एक टॉपिक रहता था ना, आपने कल बताया था मुझे, वो वाला बताना। ठीक है, तो वो भी हम, वो रेंज का थोड़ा सा आपका पार्ट रहता है। ठीक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में डाउट है किसी को? असाइनमेंट के क्वेश्चंस हम चैप्टर फिनिश होने के बाद डिस्कस करेंगे। और बाकी कल का लेक्चर मैं अभी अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, आज के साथ ही कर दूंगी। ओके।